गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं अगेन सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, सीबीएसई सैम्पल पेपर ग्रुप ए, दैट इज सेक्शन ए। सेक्शन बी हम लोग देख चुके थे, सेक्शन सी देखना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी इन केस ऑफ इंटरनल चॉइसेस अटेम्प्ट एनी वन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन? Two straight infinitely long wires are fixed in space so that the current in the left wire is 2 ampere. लेफ्ट वायर में जो करंट है वो 2 ampere है एंड डायरेक्टेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। डॉट से दिखाया गया है, आउट ऑफ द प्लेन है ना। एंड द करंट इन द राइट वायर इज 3 ampere। राइट वायर में 3 ampere है एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेज इनवर्ड। ठीक है, now in which region or regions is are there a point on the x-axis at which the magnetic field is equal to 0 due to these current carrying wires? Justify your answer. तो ये करंट कैरिंग वायर का डायग्राम यूँ दिया हुआ है। एक में 2 एम्पियर का करंट है, सेकेंड वन में 3 एम्पियर। फर्स्ट वन में करंट डायरेक्टेड अपवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड, और सेकेंड में इनवर्ड है 3 एम्पियर। रीजन 1 to 3। तो किस रीजन या रीजन्स में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज करंट 0 होगा, है ना। तो बड़ा ही कंसेप्चुअल सा प्रॉब्लम है, बढ़िया एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम लोग डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं ये जो केस है लाइक दैट, है ना। चलिए इसको हटा देता हूँ, है ना। 9 1, ठीक है। ये तो ब्लैक लेना था, क्या ले लिया। चलिए ठीक है, और इस केस का हम लोग डायग्राम बनाते हैं एक्चुअली, है ना। क्या डायग्राम है? तो डायग्राम के लिए स्मार्ट ले लो। यस, ये 2 वायर है, स्ट्रेट वायर्स, वन अनदर वायर। ये 2 वायर है केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं। ठीक है, एक में करंट है आउटवर्ड, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड है। तो एक में करंट क्या है? आउटवर्ड है। तो आउटवर्ड ऐसा बना लेते हैं, इसमें करंट था 2 एम्पियर। सेकेंड में डाउनवर्ड था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, इसमें करंट है 3 एम्पियर। ठीक है, नाउ ये था रीजन 1, दिस वन बीच में है रीजन 2, और यहाँ है रीजन 3 अलोंग द एक्स एक्सिस कह रहा है। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड देखना है। 2 एम्पियर में जो करंट है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट हैंड पाम रूल बोला था। करंट के डायरेक्शन में अपने को रखना है थंब को, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रखना है तो ये फिंगर्स को उधर पॉइंट करना चाहिए, है ना। तो करंट अपवर्ड दिखाया अपन ने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड डॉट है, अपवर्ड थंब यूं हो गया, और इधर अपने को टुवर्ड्स राइट देखना है 2 में मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम किधर जा रहा है? पाम जा रहा है इनवर्ड, है ना। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस हो गया बीच में। अब ये 3 एम्पियर के कारण समझना, 3 एम्पियर के कारण अगेन राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, है ना। तो करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, इधर निकालना है फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में रखा अपन ने, फिंगर्स को पॉइंट किया। पाम किधर जा रहा है? पाम इनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ भी हो गया इनवर्ड। ठीक है, तो इसके कारण भी इनवर्ड हो गया। अब 2 इनवर्ड एक दूसरे को कैसे कैंसिल करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में 0 होने के लिए क्या कंडीशन है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और 3 एम्पियर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना होता है? स्ट्रेट वायर में जो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू, वैक्यूम में वायर रखा है तो म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर।
ये फार्मूला देखा था हम लोग ने, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r पर होगा μ0I/2πr। ठीक है, और ये दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करे, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। और यहाँ पर करंट है कितना, डिफरेंट फ्रॉम आई डैश मान लो अपॉन 2π, और r का भी वैल्यू अलग होगा r डैश। ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज, यानी एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, है ना, और फिर डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी कैंसिल करेगा। तो यहाँ से हम लोग कंडीशन भी देख सकते हैं एक्चुअली, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो μ0/2π कैंसिल हो गया, दैट इज I/I डैश बराबर कंडीशन निकल जाता है R/R डैश। ठीक है, और I कितना है, फर्स्ट वाले को I मान लो 2 एम्पियर, सेकेंड को I डैश 3 एम्पियर, 2/3 इज इक्वल टू R/R डैश। तो यहाँ से एक रिलेशन भी मिलता है अपने को, और ये R/R डैश 2/3 हुआ, दैट इज लेस देन 1, R/R डैश इज लेस देन 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी समझ में आएगा, है ना, R/R डैश इज लेस देन 1, दैट इज R मस्ट बी लेस देन R डैश, R मस्ट बी लेस देन R डैश होना चाहिए। कहने का मतलब कि 2 एम्पियर वाले वायर से, जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, उससे जो डिस्टेंस होना चाहिए वो उस पॉइंट का कम होना चाहिए, और 3 एम्पियर वाले से वो डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तभी कैंसिल आउट करेगा, और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो सेकंड में तो जीरो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि दोनों के कारण जो बीच वाला 2 रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इनवर्ड है, सेम है। क्लियर? चलिए अब थर्ड रीजन में देखते हैं, दिस रीजन में। तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन, अगेन अपन 2 एम्पियर के कारण देखेंगे, फिर राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, इधर था अपने को, इधर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, ये डाउनवर्ड हो रहा है, तो 2 एम्पियर के कारण तो यहाँ भी क्रॉस हो रहा है। ठीक है, और 3 एम्पियर के कारण इस साइड देखना है। अब तो ये तो किया, तो इस साइड हो गया, इस साइड तो यूं करना पड़ेगा, है ना, डाउनवर्ड है, करंट क्या है, करंट इज डाउनवर्ड, करंट डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इधर देखना है, तो ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड हो रहा है, अपवर्ड तो हो रहा है दिस साइड, यानी इसके कारण डॉट हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो रहा है, समझने वाली बात है, देखना 2 एम्पियर के कारण इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा, 3 एम्पियर के कारण रीजन 3 में आउटवर्ड हो रहा है, तो अपोजिट तो हो रहा है, बट अब मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, R मस्ट बी लेस देन R डैश। R इसके डिस्टेंस बोला था, मान लो इस पॉइंट पर मान लिया अपन ने, कोई पॉइंट P है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं अपन, तो इसके कारण जो डिस्टेंस है, इसको बोला अपन ने R, है ना, ये डिस्टेंस R है, और इसके कारण जो डिस्टेंस है दैट इज R डैश है ना। ठीक है, तो क्या हो गया, R/R डैश 2/3 आया था, 2/3 मतलब R/R डैश, दैट इज R डैश शुड बी ग्रेटर देन R, है ना। तो R तो यहाँ से माना अपन ने, R डैश, सॉरी R डैश का ये नहीं होगा, R डैश क्या होगा, इसको हटाते हैं, है ना, थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझना इसको। R तो यहाँ से हो गया डिस्टेंस, R डैश यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया दिस मच, R डैश सेकेंड वायर से पॉइंट P का डिस्टेंस। अब यहाँ से देखो R डैश इज लेस देन R है, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। कैंसल आउट, यहाँ तो सिंपली बोल देंगे डायरेक्शन चूंकि सेम है तो कैंसिल हो ही नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। बट दिस थर्ड रीजन में डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है, लेकिन अब यहाँ भी बोल दोगे कि यहाँ भी जीरो होगा, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, R लेस देन R डैश नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी नहीं होगा फील्ड जीरो, यहाँ भी नहीं होगा। अब रीजन 1 बचता है, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 2 एम्पियर के कारण करंट, वही राइट हैंड पाम रूल से करंट के डायरेक्शन में, सॉरी करंट इधर है अपवर्ड, इस डायरेक्शन में देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। तो 2 एम्पियर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, डॉट है। 3 एम्पियर के कारण देखना है,
3 एम्पियर डाउनवर्ड करंट है, इस साइड देखना है, तो ये क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, ठीक है, पाम इनवर्ड, तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी निकला, डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, 2 एम्पियर के कारण दिस, 3 एम्पियर के कारण इनवर्ड, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, आर इज लेस देन आर डैश, आर इस वायर से डिस्टेंस है, मान लो कोई पॉइंट पी ले लिया अपन, है ना, तो ये डिस्टेंस है आर, और पी इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये है आर डैश, दूसरे वायर से डिस्टेंस इस पॉइंट पी का आर डैश। अब देखो आर डैश इज क्लियरली ग्रेटर देन आर है, दैट इज आर इज लेस देन आर डैश है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा व्हेन यूर आर इज लेस देन आर डैश, तो मैग्नीट्यूड वाइज एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल एंड इक्वल होगा, और डायरेक्शन तो अपोजिट हो ही रहा है, डायरेक्शन यहाँ भी अपोजिट हो रहा था माइंड इट, बट यहाँ मैग्नीट्यूड वाइज कैंसिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए आंसर इज ओनली रीजन 1, रीजन 1 में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। क्लियर, ध्यान से समझना। तो कंसेप्चुअली ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना। चलिए, आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्चुअली। तो क्वेश्चन नंबर क्या देखा अपन ने, 17 देखा है ना, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखता हूँ, है ना। 18 क्या कह रहा है, लाइक दैट। चलिए थोड़ा ऊपर इसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ड्रॉ द ग्राफ, जल्दी हिल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है, डिफ्रैक्शन पैटर्न है सर। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेज विथ फेज एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो ड्रॉ करना है, एक बात। दूसरी किसके साथ, इंटेंसिटी वर्सेस फेज एंगल, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इंटेंसिटी वर्सेस फेज एंगल, ठीक है। तो ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को, इंटेंसिटी वर्सेस फेज एंगल, ठीक है। तो वो कैसा ग्राफ होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में अपने को पता है ऐसा ग्राफ होता है लाइक दैट, और यहाँ पर ले लिया मैक्सिमा, तो यहाँ होता है मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा होगा, देन मिनिमा बनता है, देन इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीज होती है, और इसी तरह दिस साइड भी बन जाएगा। तो रफली हम लोगों ने यूं बना दिया, ठीक है, दिस टाइप। तो ये है क्या, मैक्सिमा, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है, ये 0 हो गया, फेज एंगल के टर्म में बोल रहा है। तो दिस साइड तो अपन लोगों ने इंटेंसिटी लिया, अलोंग वाई एक्सिस क्या लिया, इंटेंसिटी, दिस अलोंग एक्स एक्सिस फेज एंगल लेना है फाई। कभी कभी पार्ट डिफरेंस बोलता है ना, पार्ट डिफरेंस के टर्म में भी बोलता है, यहाँ पार्ट डिफरेंस नहीं बोला, फेज एंगल। अपने को पता है मिनिमा के लिए डिफ्रैक्शन में क्या कंडीशन है, जो मैक्सिमा के लिए इंटरफेरेंस में एन लैम्डा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, एन लैम्डा, लैम्डा यदि पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई एन। और सेंटर पर तो मैक्सिमा बनता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है। दिस इज डिफाइंड एज द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन अदर साइड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद जो बन रहा है ये मैक्सिमा, ये कहलाता था क्या, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, है ना, इस तरह से हो जाता था, ठीक है। सेकेंडरी है ना, फर्स्ट सेकेंडरी सेंट्रल, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा, लाइक दैट। अब देखो मिनिमा यहाँ बन रहा है, मिनिमा यहाँ बन रहा है, मिनिमा यहाँ बन रहा है। मिनिमा के लिए कंडीशन ये होता है, तो मिनिमा में एन का वैल्यू तो 1 नहीं ले सकते, यहाँ हो गया
है ना, 0 0 तो यहाँ हो गया, यहाँ क्या होगा 1 1 लेंगे तो 2 पाई, तो ये हो जाएगा एंगल कितना 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, ये हो जाएगा 6 पाई। उसी तरह से ये -2 पाई -4 पाई लाइक दैट, इस डायरेक्शन, है ना। यानी पार्ट डिफरेंस एन लेमडा होना चाहिए, है ना, पार्ट डिफरेंस एन लेमडा एन इज इक्वल टू 1, तो कितना हो गया लेमडा, लेमडा वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग, अगर वेवलेंथ बोलता तो यहाँ लेमडा लिखते, लेमडा यदि ये है पार्ट डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो यहाँ पर मिनिमम बनेगा। ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है विथ रेफरेंस टू फेज एंगल, ठीक है। उसके बाद इसके और में प्रॉब्लम है ना, और का प्रॉब्लम वो क्या कहता है, व्हाट शुड बी द width ऑफ ईच स्लीट, width ऑफ ईच स्लीट क्या होगा, ठीक है, width ऑफ ईच स्लीट क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये यार जल्दी जा रहा है, width ऑफ ईच स्लीट अपने को निकालना है, ठीक है। अरे यार कुछ प्रॉब्लम, width ऑफ ईच स्लीट अपने को निकालना है, किस केस में, बड़ा बढ़िया सा प्रॉब्लम है, देखो। अरे यार तो प्रॉब्लम कर रहा है, width ऑफ ईच स्लीट किस केस में, यहाँ डिफ्रैक्शन के रिफरेंस में बोल रहा है। अरे यार तो जल्दी जल्दी भाग रहा है यार क्या हो रहा है, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, धीरे धीरे, 21 21 आ गया, 19 18, थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, चलिए हेलो, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको अब सॉर्ट आउट कर लें अपन, ना, like that. What should be the width of each slit to obtain n maxima of double slit pattern within the central maxima of single slit pattern? क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। What should be the width of each slit to obtain n maxima of double slit pattern, n maxima of double slit pattern within the central maxima of सिंगल स्लिट पैटर्न, सिंगल स्लिट पैटर्न के अंदर एन मैक्सिमा डबल स्लिट पैटर्न का होने के लिए विड्थ ऑफ ईच स्लिट क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ ये डायग्राम बनाया अपन ने, तो ये इसका विड्थ कितना होता है, अगर एंगुलर विड्थ की बात करें तो होता है लैम्डा 2 लैम्डा अपॉन ए, डिफ्रैक्शन के केस में एंगुलर विड्थ इज व्हाट 2 लैम्डा अपॉन ए, अगर डी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा लीनियर विड्थ, है ना। एंगुलर विड्थ कितना हो गया 2 लैम्डा बाई ए, और इस सेंट्रल में कह रहा है कितने एन मैक्सिमा डबल स्लिट का, एन मैक्सिमा डबल स्लिट पैटर्न का, डबल स्लिट पैटर्न यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस में जो एंगुलर विड्थ होता है दैट इज लैम्डा बाई डी। क्लियर, ये क्लियर है कि नहीं। सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ होता है ये होता है 2 लैम्डा डी बाई ए, अगर एंगुलर विड्थ की बात करें तो 2 लैम्डा बाई ए, है ना। और इस सेंट्रल, ये जो सेंट्रल दिया हुआ है दिस, इसके अंदर कितना कहता है एन मैक्सिमा डबल स्लिट का पैटर्न आ जाए, तो एन ब्राइट फ्रिंजेज एन, और एंगुलर विड्थ कितना होता है 1 लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी, where D is the separation between two slits and A is the width of each slit। यहाँ से अपने को A निकालना है, वेरी सिंपल, तो लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज A, A इज इक्वल टू हो गया 2D बाई एन, 2D अपॉन एन, तो आंसर ये हो गया A इज इक्वल टू 2D बाई एन, ठीक है। लैम्डा लैम्डा कैंसिल, A इज इक्वल टू 2D अपॉन एन, क्लियर। चलिए इसके बाद सवाल है क्या,
डिड्यूस एन एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 19, डेरिवेशन है ये। For the potential energy of a system of 2-point charges Q1, Q2 located at positions R1, R2 respectively in an external electric field E. तो ये तो डेरिवेशन है, प्योर कर लेना है ना। एक तो एक्सटर्नल फील्ड के कारण होगा, ठीक है, वर्क डन, तो Q इंटू वी हो जाएगा, है ना, R1 पर प्लस Q इंटू वी R2। फिर Q1 Q2 जब लाए तो इसके कारण Q1 को जब लाएंगे तो पोटेंशियल क्या है ना, एट R1, फिर इस पर, तो ये तो प्योरली डेरिवेशन है, कर लेना। इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी डेरिवेशन पार्ट है। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इसको डिराइव करना है, इस डेरिवेशन को डिराइव करना है। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर कर लोगे, डेरिवेशन अपने से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें टाइम फिर ज़्यादा लग जाएगा, बहुत ऐसे ज़्यादा लग रहा है। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इन प्लस जेड डायरेक्शन। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, प्लस जेड डायरेक्शन, विथ इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट अलोंग माइनस जेड डायरेक्शन। माइनस जेड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ रहा है, माइनस जेड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी प्लस जेड डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस जेड डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो प्लस जेड डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, यानी जो सेपरेशन है वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इसको जेड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और माइनस जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो प्लस जेड डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है, घट रहा है, यानी जो सेपरेशन है वो प्लस जेड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ई इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, यहाँ पोटेंशियल यदि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी सारे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है, ये 10 वोल्ट है तो ये 20 है, तो ये 30 है तो ये 40 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, 10 20 10 हो गया, 20 30 10 30 40 10, तो डीवी सेम हो, तो अब अगर सेपरेशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इस डायरेक्शन में प्लस जेड डायरेक्शन में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो ये कब घटेगा, जब डी आर बढ़ेगा, यानी दो के बीच जो सेपरेशन है वो बढ़ा दिया, ठीक है। ये अपोजिटली देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, अपने को इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो क्या होगा, माइनस जेड डायरेक्शन में, है ना, प्लस जेड ये है, माइनस जेड ये है, माइनस जेड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी आर को कम करना पड़ेगा, माइनस जेड डायरेक्शन में सेपरेशन कम हो रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बढ़िया है। Now explain with the help of circuit diagram. Explain with the help of circuit diagram. सर्किट डायग्राम से अपने को एक्सप्लेन करना है ना, क्या, द एक्शन ऑफ ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड which emits spontaneous radiation, यानी क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है, फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड विच एमिट्स स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, यानी एलईडी की बात कर रहा है ना, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन, जिससे रेडिएशन निकल रहा है, दैट इज रेडिएशन निकल रहा है, यानी एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड, एंड लाइट एमिटिंग डायोड इज ऑपरेटेड इन फॉरवर्ड बायस। तो विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम उसका एक्शन डिस्क्राइब करना है, एंड स्टेट द लिस्ट बैंड गैप एनर्जी ऑफ दिस डायोड टू हैव एमिशन इन विजुअल रीजन। एलईडी में विजुअल रीजन में अपने को एमिशन करने के लिए लिस्ट बैंड गैप क्या होता है पता है, इसमें बैंड गैप कितना होता है एलईडी के लिए, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ऐसा लिया जाता है कि जिसका बैंड गैप 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच हो। यदि बैंड गैप 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होगा तो जो रेडिएशन निकलेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो विजुअल रेंज में होगा 400 to 700 नैनोमीटर के रेंज में होगा।
है ना। तो ये डायग्राम बनाना है एलईडी का, एलईडी लेड, है ना। कैसे बनाते थे अपन, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। और पीएन जंक्शन डायोड कैसा होना चाहिए, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, ठीक है। ये पी है, ये एन है, इसको किया फॉरवर्ड बायस प्लस माइनस, ठीक है। और क्या है इसमें, लेड कोई रेसिस्टेंस लगा दिया, लोड रेसिस्टेंस, मान लो लोड है, बल्ब वगैरह लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर तो डिप्लीशन रीजन है, ये माइनस आयन होगा, इधर प्लस आयन होगा। लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट को ये इमिट करेगा, लाइट इससे निकलेगी। तो ये तो सिंपली हो गया सर्किट डायग्राम। एक्शन क्या होता है एक्चुअली फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में समझना ध्यान से, फॉरवर्ड बायस में माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है। क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन, ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है फॉरवर्ड बायसिंग में। ये हम लोगों ने देखा है पीएन जंक्शन डायोड व्हेनेवर इट इज फॉरवर्ड बायस माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है। क्यों, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव पी, तो होल है इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स, और इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है ना। ये होल को रिपेल करेगा टू क्रॉस द जंक्शन, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो होल यहाँ से यहाँ आएगा, है ना, दिस होल यहाँ आ गया, तो होल यहाँ आने का क्या मतलब है, होल यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ एन साइड में होल है माइनॉरिटी कैरियर, इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर, तो ये माइनॉरिटी कैरियर बढ़ गया एन साइड में। उसी तरह एन साइड से पी साइड इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो पी साइड में इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी कैरियर, तो यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन होता है। और लाइट एमिशन का जहाँ तक सवाल है, तो उसमें याद रखना इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन जब होगा, जब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है तो इससे रेडिएशन निकलती है। ये स्पॉन्टेनियस एमिशन रेडिएशन का होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। जब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है तो उस केस में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है। ये फॉरवर्ड बायस होने से क्या हुआ, ये देखो, व्हेनेवर डायोड इज फॉरवर्ड बायस देन माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन टेक्स प्लेस, और इससे क्या होता है, नियर द जंक्शन, नियर द जंक्शन, अब माइनॉरिटी कैरियर भी बढ़ रहा है, कि माइनॉरिटी कैरियर ये जैसे पी से होल जा रहा है एन साइड में, तो ये जंक्शन के पास ये होल है, उसी तरह एन से पी साइड इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जंक्शन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो नियर द जंक्शन, नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होने लगता है, ज्यादा होने लगता है, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है, और ये ट्रांसपेरेंट इसमें होता है कवर, तो लाइट इससे बाहर निकलती है। इसके लिए शर्त क्या है, ये भी याद रखने वाली बात है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होना चाहिए बैंड गैप, ठीक है। बैंड गैप कितनी होनी चाहिए, वो जो सेमीकंडक्टर लेते हैं पीएन जंक्शन डायोड, वो जो मटेरियल होता है उसके लिए बैंड गैप होना चाहिए 1.8 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों ऐसा होता है तो समझ में आ जाता है ना, क्यों 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, C = न्यू लैम्डा से निकाल लेना है ना, C =